हेलो यार, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। बच्चों, आज हम करने वाले हैं आपका सेक्शन डी पेपर 2 का जो डीओ के लिए जारी किया गया है। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन आंसर्स को। तो क्वेश्चन नंबर 34 है बच्चों, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। तो ये आपको टेबल कंप्लीट करनी है बेस्ड ऑन मास, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स और सिंबल। ये कुछ है ब्लैंक छूटे हुए उस हिसाब से। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर क्या होता है? इक्वल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। ठीक है, और जो एटॉमिक मास होता है वो इक्वल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन के। यानी आपका जो नंबर ऑफ प्रोटॉन हो गया वो इसके इक्वल हो गया। ठीक है, फिर जो मास नंबर है आपका वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के इक्वल हो गया। यानी इन दोनों को प्लस कीजिए और आपका ये मिल जाएगा। ठीक है, तो अब सीधा सा हिसाब किताब है। एटॉमिक नंबर पहले में छूटा हुआ है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होता है, तो ये आ गया 13। ठीक है, मास नंबर आपका दिया है 27। ठीक है, अब 27 दिया हुआ है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स को आपको और बताना है। तो ये दोनों तो एक ही होते हैं, तो ये हो गया 13, ये आएगा 14 आपका, ये हो गया पूरा। ठीक है, अब एटॉमिक नंबर इतना है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 14 हो जाएंगे। ठीक है, और जब कैलकुलेट करेंगे तो मास नंबर आ जाएगा 28। ठीक है, एक है नंबर ऑफ प्रोटॉन 1, इलेक्ट्रॉन 1, न्यूट्रॉन 0 और ये हो गया H। अच्छा, ये हो गया SI। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ए का, हाउ रदरफोर्ड कम टू कंक्लूजन दैट मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी। तो उन्होंने जब अल्फा पार्टिकल्स पास किए थे तो वो क्या हुए थे? गोल्ड फॉइल से बिना डिफ्लेक्ट हुए चले गए थे। तो उन्होंने क्या किया था? स्पेस है एम्प्टी। दूसरे वाले में क्या देखा था उन्होंने? मास ऑफ एटम इज कंसंट्रेटेड इन वेरी स्मॉल वॉल्यूम विद इन द एटम। तो वो हुआ क्या था? कुछ पार्टिकल्स जो है डिफ्लेक्ट होकर के आए थे, इस वजह से ऐसा उन्होंने बताया था। फिर आपको बताना है, डिस्टिंग्विश करना आइसोटोप और आइसोबार में। तो आइसोटोप की बात कर लेते हैं पहले। एटॉमिक मास क्या होता है? सेम होता है, एटॉमिक नंबर होता है डिफरेंट। फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती है सिमिलर होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज जो एलिमेंट की वो डिफरेंट होती हैं। आइसोबार की बात करें, एटॉमिक नंबर होता है सेम, एटॉमिक मास होता है डिफरेंट और फिजिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होती हैं। कम कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज मिल सकती हैं आपकी। ठीक है, 35 देख लेते हैं। 35 का ए है आपका, गोल्जी apparatus इज नॉट फंक्शनल इन ए सेल, व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑन द सेल, एक्सप्लेन। तो जो भी चीज़ें बनती हैं वो सारी की सारी क्या होती हैं? आपकी पैक होती हैं और एक जगह से ट्रांसफर होती है दूसरी जगह। ये फंक्शन होता है गोल्जी apparatus का। ये सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी, लाइसोसोम नहीं बनेगा। ठीक है, अब ये सब चीज़ें नहीं बनेगी तो क्या होगा? आपका सेल जो है, जो उसमें वेस्ट मटेरियल बन रहा है वो सारा का सारा उसी में रहेगा और सीधे सीधे जो भी पूरा सेल है वो डैमेज होता चला जाएगा। ठीक है, फिर आया आपका क्वेश्चन नंबर 35 का बी वाला पार्ट, राइट फुल फॉर्म ऑफ RER SER सेल ऑर्गेनिज ऑल्सो राइट देयर फंक्शन। तो RER है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और SER है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो आपका प्रोटीन का पैकेजिंग है वो काम और डिस्ट्रीब्यूशन का काम ये आपका रफ और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। तो ये आपको बताना है बच्चों आपका। फिर है इसका और वाला भाग, when some reagents are placed in hypotonic solution they will get increase in size, answer the following। तो what is hypotonic solution? तो जब जो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन हो इन कंपैरिजन टू सेल जो है वो कम हो तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होता है। फिर है व्हाट विल हैपन इफ यू प्लेस दिस रेजिन इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो क्या होगा? रेजिन जो है जो श्रिंक कर जाएंगी। और व्हाट इज द रोल ऑफ सेल वाल इन द सेल इन द अबव सिचुएशन। तो ये क्या करती हैं? जो सेल वाल है रेजिन्स को वो फटने से प्रिवेंट करती हैं। ठीक है बच्चों, फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है, हाउ वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वेरीज ऑन अर्थ।
तो ये कैसे वेरी करती है, तो होता क्या है बच्चों, F इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर होता है, ये आपका यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन होता है, और F बराबर होता है m गुणा जी के। तो ये आ गया जी एम स्मॉल m बटे आर स्क्वायर। जी की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, जी एम बटे एम अपॉन आर स्क्वायर के हिसाब से। तो क्या हो गया, ये कांस्टेंट है आपका, ये भी कांस्टेंट मान लिया हमने, ठीक है। तो क्या आ गया आपका, जी डायरेक्ट इनडायरेक्टली प्रोपोर्शन हो गया 1/r के। अब r बढ़ेगा तो g घटेगा, और r घटेगा तो g बढ़ जाएगा। तो g की वैल्यू क्या होगी, इक्वेटर पे स्मॉलर होगी और पोल्स पे होगी बिगर, इस वजह से। फिर आपका इसका बी भाग क्या कहता है, डिफरेंस दे आपको बताना है जी, कैपिटल जी और स्मॉल जी के बीच में। तो कैपिटल जी और स्मॉल जी के पहले तो बात कर लेते हैं। ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कांस्टेंट है, ये एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। इसकी वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 और इसकी है 9.8। ये सभी जगह सेम रहेगी, ये डिफरेंट रहेगी प्लेस टू प्लेस। ये 3 बेसिक पॉइंट है जो आपको ध्यान रखने हैं बच्चों इसमें। चलिए इससे अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका अगला भाग देखते हैं बच्चों, अथवा वाला, और वाला। तो बच्चों अगर ध्यान से देखेंगे तो इसमें आपको एरिया और प्रेशर के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो पहला आपका ट्रक के जो टायर्स होते हैं वो बड़े चौड़े के बनाए जाते हैं, तो इससे क्या होता है, एरिया ज़्यादा होने की वजह से प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। तो इसलिए ऐसा किया जाता है ताकि जो हैवी व्हीकल है उसे भी आराम से हैंडल किया जा सके। फिर आपका कटिंग टूल्स को शार्प एजेस होते हैं, तो एरिया कम होने की वजह से इंक्रीज हो जाएगा प्रेशर। तो क्या होगा आपका, वो कटिंग टूल्स आसानी से काम कर सकेंगे। फिर है आयरन नेल सिंक बर्थ ए वुडन लॉग फ्लोट। तो ऐसा किस लिए होता है, जो आयरन नेल होती है उसकी हाई डेंसिटी होती है वाटर के कंपैरिजन में, लेकिन जो वुड होती है उसकी लोअर डेंसिटी होती है, ऐसा इसलिए होता है। फिर है नेल्स आर फ्लैट एट वन एंड एंड शार्प एट अनदर। तो जो फ्लैट एंड होता है वहाँ से अगर आप मारते हैं तो वो आसानी से शार्प एंड से नीचे लकड़ी में लग जाती है, इसलिए ऐसा होता है बच्चों। फिर क्या है, इट इज़ ईजी टू वॉक ऑन आइस बाय यूजिंग आइस स्केट। तो आइस स्केट के द्वारा किसी सरफेस पे चलना आसान है इन कंपैरिजन टू नॉर्मल वे में। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो स्केट्स क्या हैं वो क्या कर देती हैं, आपके जो एरिया को है, सरफेस एरिया को थोड़ा सा चेंज कर देती हैं, बेसिस को। तो इस बेसिस पे ऐसा होता है। तो बच्चों ये वाला पार्ट होता है वीडियो का यही कंप्लीट। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।